निर्मला जी के दो बेटे थे, शशांक और विशाल। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और निर्मला जी जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कराना चाहती थी। शशांक बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? याद है ना, हमें आज लड़की देखने जाना है। अरे भाई, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, अब जल्दी से कोई लड़की पसंद कर लो ताकि मेरे घर में भी बहू आ जाए। मम्मी, अब आपके घर में एक या दो दो बहुओं के आने का वक्त हो गया है। चिंता मत करो, इतनी लड़कियां देखी है, आज तो पसंद आ ही जाएगी। ठीक कहते हो। बस एक बार तुम्हारी शादी पक्की हो जाए, फिर हाथ के हाथ विशाल के लिए भी कोई लड़की ढूंढकर उसका भी रिश्ता पक्का कर दूंगी मैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी एक ही मंडप में करवा दूं, बस लड़की मिल जाए। अरे मम्मी, एक ही मंडप की बात तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही लड़की से शादी करवा दो आप दोनों की। ये कैसा बेहुदा मजाक है? अरे दोनों भाइयों को अलग अलग लड़की से शादी करनी है, एक ही लड़की से कोई शादी करता है क्या? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़की वालों के घर। आइए आइए बहन जी, ये है मेरी बेटी दीप्ति, आप इससे बातचीत कर लीजिए। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो हम जल्दी इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक कहते हैं भाई साहब, ये मेरा बेटा है शशांक और छोटा बेटा विशाल। मैं भी बस जल्दी से जल्दी दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। तो अभी आप अपने कौन से बेटे के लिए रिश्ता देखने आई हैं बहन जी? शशांक, वो बड़ा है ना, तो पहले उसकी शादी होगी, इसलिए आपकी बेटी दीप्ति का रिश्ता मेरे बेटे शशांक के लिए। शशांक बेटा, बताओ, क्या तुम्हें हमारी बेटी दीप्ति पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? अंकल, मुझे दीप्ति बहुत पसंद है। ठीक है भाई साहब, फिर बाकी की बातें हम फोन पर कर लेंगे या अगली बार मिलने पर, रिश्ता तो पक्का ही समझिए। घर लौटकर आने के बाद, मम्मी, आपने ऐसे कैसे भाई का रिश्ता दीप्ति के साथ तय कर दिया? अरे भाभी बुला, तेरी होने वाली भाभी है वो। नहीं, दीप्ति मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तू क्या कह रहा है? दीप्ति का रिश्ता मेरे लिए था और हम उसे मेरे लिए ही देखने गए थे, फिर अचानक तुझे कहाँ से पसंद आ गई? अरे तो क्या हुआ? मम्मी ने तो कहा था कि वो हम दोनों की शादी जल्दी से जल्दी कराना चाहती है। अब अगर जो लड़की तुम्हारे लिए देखी वही मुझे पसंद आ गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा विशाल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे लिए हम दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। नहीं मम्मी, मुझे दीप्ति से ही शादी करनी है, किसी और लड़की से नहीं। तू तो ऐसे बात कर रहा है बेटा जैसे दुनिया में सारी लड़कियां ही खत्म हो गई है, बस एक दीप्ति ही बची है। और वैसे भी दीप्ति का रिश्ता शशांक के लिए हुआ है, तेरे लिए नहीं। वही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। दीप्ति मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तू मेरा बड़ा भाई है ना शशांक, क्या अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे कौन सी तेरी दीप्ति से शादी हो गई है? देख भाई, अगर तुझे मांगना है तो तू मेरी कोई और चीज मांग ले, लेकिन दीप्ति से तो मैं ही शादी करूंगा। बड़ा भाई होने के नाते अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो दीप्ति से मेरी शादी करवा दो बस, और कभी कुछ नहीं मांगूंगा जिंदगी में, ये मेरा वादा रहा। अरे बस करो तुम दोनों, ऐसे झगड़ रहे हो जैसे वो लड़की ना होकर कोई बाजार में बिकने वाली गुड़िया हो। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चलो जाकर अपना अपना काम करो। अगले दिन शशांक के ऑफिस चले जाने के बाद, माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, प्लीज मेरी शादी दीप्ति से करवा दो ना। अरे ऐसा भी क्या है उस दीप्ति में जो उससे शादी करने के पीछे पड़ा है? तेरे लिए उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी मैं। मम्मी, जो ज्यादा सुंदर लड़की आप ढूंढ कर लाएंगी ना, वो शशांक के लिए रख लेना। मुझे दीप्ति से शादी करनी है, अब मुझे और कोई लड़की पसंद नहीं आने वाली। हे भगवान, कैसे समझाऊं? दोनों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आ रही है, अब एक लड़की से तो दोनों की शादी नहीं हो सकती ना। इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? देखिए मम्मी, अगर आपने मेरी शादी दीप्ति से करवाई ना, तो मैं कभी भी दूसरे बेटों की तरह आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं और दीप्ति आपका खूब ख्याल रखेंगे। देख विशाल, ऐसा नहीं हो सकता और ये बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। अब तुम भी ऑफिस जाओ। दीप्ति का रिश्ता शशांक के साथ तय हो चुका है और अब उन दोनों की शादी होगी। लगता है मम्मी मेरी बात मानने वाली नहीं है।
अब मुझे डायरेक्ट दीप्ति से जाकर बात करनी चाहिए। अगर एक बार मैंने उसे अपने साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया ना तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सोचकर विशाल दीप्ति से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अरे मेरे होने वाले देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिलने तो आपके बड़े भाई को आना चाहिए था। देखो दीप्ति, अभी तक तुम्हारी और मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, तो मैं चाहता था कि तुम एक बार फिर से सोच लो इस रिश्ते के बारे में। क्या बात है? तुम्हारे भाई में कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर है तो तुम उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? प्रॉब्लम मेरे भाई में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझे पसंद आ गई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा रिश्ता तो तुम्हारे बड़े भाई के साथ तय हो चुका है, अब ये सब नहीं हो सकता। देखो दीप्ति, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा खुश रखूँगा। बस एक बार तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, फिर देखना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कितने मज़े में गुजरने वाली है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, ये वादा रहा मेरा। तुम बस शादी वाले दिन मेरे घर बारात लेकर आ जाना। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। निर्मला जी के घर पर। क्या बात है विशाल, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीप्ति से शादी करने के लिए इसने कुछ प्लान कर लिया है। मैं कल ही जाकर दीप्ति से मिलता हूँ और उसे कह दूंगा कि वो मेरे भाई की बातों में ना आए। अगले दिन शशांक दीप्ति से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अरे आज आप अचानक मुझसे मिलने आ गए। देखो दीप्ति, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन वो क्या है ना, मेरा छोटा भाई विशाल भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। देखो, अगर वो तुमसे इस बारे में कोई भी बात करे ना तो तुम उसे अवॉइड कर देना। लेकिन वो तो मुझसे इस बारे में बात कर चुका है। शादी करना चाहता है तुम्हारा छोटा भाई मुझसे। अब बताओ क्या करें? रिश्ता तो मेरा तुम्हारे साथ पक्का हुआ है। लेकिन तुम तो मुझसे ही शादी करना चाहती हो ना, या तुम्हारा इरादा भी बदल गया है? हाँ शशांक, बिल्कुल। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हुआ है तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। देखो तुम चिंता मत करो, तुम बस शादी वाले दिन दुल्हा बनकर मेरे दरवाजे पर बारात लेकर आ जाना। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। और इस तरह दीप्ति दोनों भाइयों से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। विशाल ये सोचकर खुश था कि शादी वाले दिन दीप्ति उसके गले में माला डालेगी, और शशांक, उसका रिश्ता तो पहले ही दीप्ति के साथ तय हो गया था। दोनों भाई बहुत खुश थे। मार्केट में शॉपिंग के दौरान। शशांक बेटा, जरा देख तो सही कौन सी शेरवानी पसंद है तुझे। माँ, ये गुलाबी रंग वाली, मुझे यही शेरवानी पहननी है। वो क्या है ना, दीप्ति के लहंगे का कलर भी यही है तो उससे मैच करनी है। विशाल बेटा, तेरे भी तो बड़े भाई की शादी है, तू भी अपने लिए अच्छी शेरवानी पसंद कर ले। माँ, मुझे भी ऐसी ही शेरवानी अच्छी लग रही है, इसी कलर की। क्या मैं अपने लिए खरीद सकता हूँ? भाई है या दुश्मन? तुझे लड़की भी वही चाहिए जिससे मेरी शादी होगी, और शेरवानी भी अब वही चाहिए जो मैं पहनूंगा। अब लड़की ना सही, कम से कम शेरवानी तो मुझे अपनी पसंद की पहन लेने दे मेरे भाई। इसमें भी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे लेकिन दूल्हा और उसका भाई दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर अच्छे लगेंगे क्या? देख भाई, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि दीप्ति को छोड़कर मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा तो तुम मुझे दे दोगे। अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। चल ठीक है, तो भी क्या याद रखेगा, खरीद लेते हैं एक जैसी शेरवानी। वैसे भी शेरवानी से होता क्या है, दीप्ति तो मुझे ही मिलने वाली है। शादी वाले दिन दोनों भाई एक जैसी शेरवानी पहनकर तैयार हो जाते हैं। विशाल को लग रहा था कि दीप्ति उसके गले में माला डालने वाली है, और शशांक, उसे तो पता ही था कि उसकी शादी दीप्ति के साथ ही होने वाली है। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दोनों भाई एक जैसी शेरवानी में थे। चलो, वरमाला का वक्त हो चुका है। दीप्ति बेटा, शशांक के गले में माला डालो। हाँ बहू, अब जल्दी से मेरे बेटे शशांक के गले में माला डालकर उसकी पत्नी बन जाओ और मेरे घर की बहू। मम्मी, माला तो दीप्ति डालेगी, लेकिन भाई के गले में नहीं, मेरे गले में। क्यों दीप्ति, ठीक कहा ना मैंने? अरे ये सब रिश्तेदारों के सामने कैसी बात कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे?
दीप्ति की शादी मुझसे होने वाली है, वो मेरे गले में माला डालेगी। दीप्ति ने मुझसे शादी करने का वादा किया है बड़े भाई, वो मुझसे शादी करेगी। वादा? वादा तो दीप्ति ने मुझसे भी किया है और शादी भी हमारी पक्की हुई है। शादी पक्की होने से क्या होता है भाई, मेरी और दीप्ति की बात हो चुकी है, वो मेरे ही गले में माला डालेगी। अरे बस करो तुम दोनों, और कितना तमाशा बनाओगे, देखते नहीं सारे रिश्तेदार और मेहमान हम पर हंस रहे हैं। कैसे बेवकूफ बेटे पैदा कर दिए मैंने, एक लड़की के पीछे दोनों दीवाने हुए हैं। दीप्ति बेटा, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुमने इन दोनों भाइयों से शादी करने का वादा किया था? हाँ दीप्ति, अब इन दोनों को जवाब तुम ही दे सकती हो, क्योंकि मेरी तो ये सुनने वाले नहीं। देखो तो किस तरह झगड़ रहे हैं आपस में तुमसे शादी करने के लिए। आप लोग चिंता मत करिए, सबके सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा, बस 1 मिनट रुकिए। तभी वहां पर एक लड़का आता है और दीप्ति लपक कर उसके गले में माला डाल देती है। अरे ये तुमने क्या कर दिया? दीप्ति, तुमने मुझसे और मेरे भाई दोनों से शादी ना करके ये तीसरे लड़के के गले में माला क्यों डाल दी? वो क्या है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और पापा इससे मेरी शादी करवाने के लिए मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा तुम दोनों भाइयों की झगड़े का फायदा उठा लेती हूँ मैं। देख लिया, दोनों के दोनों मिलकर एक फूल दो माली बन रहे थे ना दीप्ति एक को मिली ना दूसरे को। अनमोल संध्या से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन संध्या गरीब परिवार से है, इसलिए मंजू नहीं चाहती कि उसका अनमोल संध्या से शादी करे। वो अनमोल से कहती है, कान खोल कर सुन ले, ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। तेरी शादी उससे नहीं होगी जिसे तू चाहता है, बल्कि उससे होगी जिसे मैं चाहती हूँ, समझ गया? पर मम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, बस। मंजू और अनमोल में हमेशा संध्या को लेकर बहसबाजी होती रहती है। अनमोल इन सब से थक जाता है और एक रोज संध्या से कहता है, चलो ना संध्या, हम शादी कर लेते हैं। ये रोज रोज की चिक चिक से थक गया हूं मैं। मुझे पता है, लेकिन इस तरह से शादी करना क्या सही होगा? सही और गलत मुझे नहीं पता। ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? या बोल दो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अब हम शादी कर लेंगे बस। अनमोल और संध्या शादी कर लेते हैं और जैसे ही ये बात मंजू को पता चलती है तो वो अपने पति से कहती है, इस लड़के ने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहाँ मैंने सोचा था बड़े घर की बहू लाऊंगी, इतना दहेज मिलेगा, और कहाँ ये गरीब आ गई। ये लड़की हमारे स्टेटस को सूट ही नहीं करती। समाज में इज्जत ना चली जाए, इसलिए मुझे अपनाना तो होगा, लेकिन इस लड़की का जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। इसमें उसकी क्या गलती है? बच्चा अपना ही है। अनमोल ने तुमसे कितनी बार कहा था, लेकिन तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी। मंजू एक बड़ी सी पार्टी देकर संध्या को घर ले आती है। पार्टी में आए लोग पार्टी की वाहवाही के साथ संध्या की सुंदरता की तारीफ के पुल बांध देते हैं। संध्या की मुंह दिखाई में उसे बहुत पैसे मिलते हैं और कुछ ज्वेलरी भी मिलती है। सभी लोगों के जाने के बाद मंजू संध्या के कमरे में जाकर कहती है, कभी देखी भी है इतनी बड़ी पार्टी? तुमने क्या सोचा, इस घर में तुम रानी बनकर रहोगी? मेरे लिए तुम एक नौकरानी से कम नहीं हो। चलो लाओ वो सारे पैसे गहने जो तुम्हें मिले हैं, मुझे दे दो। तुम इन सब के लायक नहीं हो। मम्मी जी, मुझे वैसे भी इन पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे मम्मी जी मत कहो, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। संध्या अपने तोहफे मंजू को दे देती है और ससुराल के पहले ही दिन संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन संध्या ससुराल में पहली बार खाना बनाती है और संध्या सुबह से लगकर बहुत सारे पकवान बनाती है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर जब सब खाने के लिए बैठते हैं और जैसे ही संध्या मंजू की प्लेट में खाना डालती है, मंजू प्लेट उठाकर फेंक देती है और कहती है, तेरे हाथ का बना खाना मैं कभी ना खाऊं। मंजू
उसके मुंह पर पैसे मारती है। लो तुम्हारा नेक, आज तक इतने पैसे एक साथ तुमने देखे भी नहीं होंगे। ऐसा खाना तुम्हारे मायके में ही खाया जाता होगा। गरीबों की तरह बना दिया है खाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, जहाँ से आई हो वहीं जैसा ही तो बनाओगी ना। सुनीता, मेरा खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आना। मंजू अपने कमरे में चली जाती है। संध्या फूट फूट कर रोने लगती है। तब प्रदीप उससे कहता है, बेटा रो मत, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या करे, इस घर में अच्छे इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं मजबूर हूँ, तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता मैं। कोई बात नहीं पिताजी। संध्या अनमोल को भी जो भी उसके साथ होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताती, और अनमोल को लगता है कि उसकी माँ ने संध्या को अपना लिया है। दिन बीतने लगते हैं। संध्या के सामने हर रोज एक चुनौती खड़ी रहती है। मंजू उसे ताना मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। हद तो तब हो जाती है जब संध्या के माँ बाप संध्या के ससुराल अपनी बेटी को देखने के लिए आते हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा ही वो अपनी बेटी के लिए लेकर आते हैं और मंजू के सामने रख देते हैं। समधन जी, ये कुछ मिठाइयाँ हैं। ठीक है, रख दीजिए। ऐसी मिठाइयाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। मंजू उन लोगों से बात करना तो दूर, 2 मिनट उनके साथ बैठती भी नहीं है। संध्या के माता पिता की आंखों में पानी भर आता है और वे उसी वक्त अपनी बेटी से मिलकर वहां से चले जाते हैं। संध्या अपने कमरे में जाकर खुद को बहुत कोसती है। मुझ जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। मेरे कारण आज मेरे माँ बाप को कितना सहना पड़ा। ना मैं अनमोल से प्यार करती, ना उन्हें ये दिन देखने को मिलता। थोड़ी देर बाद मंजू के घर की बेल बजती है और कुछ लोग बिना कुछ कहे घर के अंदर चले आते हैं। कौन हो तुम लोग, और इस तरह मेरे घर में आने की जरूरत कैसे हुई? आपके घर पर आईटी की रेड हुई है। अपना फोन सब जमा कर दीजिए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर मंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंजू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट वे लोग सीज कर देते हैं। वे लोग उसके घर को पुथल कर रख देते हैं और थोड़ी ही देर में उसका घर किसी कबाड़खाना से कम नहीं लगता। पूरे दिन तहकीकात करने के बाद आईटी वाले रात को जाते हैं। ये क्या हो गया? मैंने तो टाइम पर ही टैक्स भरा था, फिर ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनमोल भी नहीं है यहाँ, मैं अकेला क्या करूं? पूरी सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। उतने में संध्या वहां आकर कहती है, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आई एम सीए। संध्या बिजनेस के पेपर चेक करती है और हिसाब किताब करने लगती है। उसे पता चलता है कि मंजू का सबसे खास आदमी ही उनके साथ धोखा कर रहा है। उसने टैक्स भरा ही नहीं और उनके बिजनेस पे भी बहुत सारे घपले कर रहा है। संध्या उसे पकड़ लेती है और अपने दिमाग और अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल कर सब कुछ संभाल लेती है। सारे टैक्स क्लियर कर देती है और अपने ससुराल वालों को बचा लेती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज तुमने हमें बचाकर ये साबित कर दिया कि ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता। ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं खुश नसीब हूँ कि तेरे जैसी बहू मिली। मंजू की आंखों में पछतावे के आंसू भर जाते हैं और संध्या कहती है, मम्मी जी, आपने मुझे मन से स्वीकार किया, यही बहुत है मेरे लिए। मंजू ये अमीर गरीब के बीच के अंतर को भूल जाती है और संध्या को पूरी तरह एक बेटी की तरह स्वीकार कर लेती है। ये कहानी सोना की है, जिसकी एक बुरी आदत होती है। उसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसे अपने मायके भेज देती थी। उसकी इसी बुरी आदत का फायदा उसकी सास उठाती है। लीजिए माँ जी, आपके आलू के पराठे। तभी पतिदेव कहते हैं, सोना, तुमने मेरे नए चप्पल देखे? कौन से चप्पल? अरे जो कुछ दिनों पहले ही मार्केट से लाया था, काले रंग के। क्या हुआ, चप्पल ही तो है, कोई और पहन ले बेटा। नहीं माँ, आप जानती नहीं वो कितने अच्छे चप्पल थे। उन चप्पलों में पैर दर्द नहीं करते और वो काफी महंगे चप्पल थे। तुमने ध्यान से देखा? क्या पता तुम कहीं रखकर भूल गए हो। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उसे अलमारी में ही रखा था।
ढूंढने में मदद करो ना मेरी। अरे नहीं मिल रहे तो दूसरे पहन लो, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। हाँ बेटा आ जा, तू बैठ जा, नाश्ता कर हमारे साथ। नहीं वो आप करिए, शाम को मेरी एक मीटिंग है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। पतिदेव वहां से चले जाते हैं। बहू ऐसा कर, एक प्लेट में नाश्ता रख के उसको कमरे में दे आ। जी ठीक है मम्मी जी। वैसे बहू मैं कुछ दिनों से एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये घर का सामान कहाँ जा रहा है। तुम्हें पता है 1 महीने पहले मैं एक बेडशीट लेकर आई थी, उसे केवल एक बार इस्तेमाल किया था, अब पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन के बाद से वो मुझे मिली ही नहीं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता यूं इस तरह घर का सामान गायब होना? सोना घबराते हुए जवाब देती है। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और रही बात बेडशीट की, क्या पता आपने कभी किसी को दे दिया हो। और बहू मुझे अपना तो नहीं पता, पर कहीं तूने तो। रात को सोना अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी। मम्मी जी को कहीं पता तो नहीं चल गया कि वो सारे सामान मैंने ही चुराए हैं? वैसे इतना तो है इन लोगों के पास। अरे इनके घर से थोड़ा सा मेरे मायके चला जाता है तो क्या पता चलेगा। सास सारी बात सुन लेती है और अंदर आती है। बहू अभी तक तो सिर्फ मुझे शक था, लेकिन तुमने खुद अपने मुंह से बोलकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। मैं वो सामान चोरी नहीं करती, वो तो बस। बहू तुमने कभी सोचा अगर यही बात मेरे बेटे यानी तुम्हारे पति को पता चल गई तो क्या होगा? अरे मायके के लिए ले जा, खरीद कर किसने मना किया है? लेकिन ये क्या, चप्पल बेडशीट जैसी चीजें कोई देता है क्या? मम्मी जी आप ये बात किसी से मत कहिएगा प्लीज। मैं आज से किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हरकतों से होगा कि उसको बताना है या नहीं। मतलब बताने के लिए नहीं बैठी मैं, आगे तुम खुद ही समझदार हो। अगले दिन सोना और उसका पति सोना के घर जा रहे होते हैं। सोना जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके जाना है ना? हाँ बेटा मैं तो तैयार हो गई। माँ अब भी चल रही है हमारे साथ? हाँ वो मैंने मम्मी जी को हमारे साथ चलने के लिए बोला। वैसे भी मम्मी जी भी कितने समय से माँ पापा से नहीं मिली, तो उनका मिलना भी हो जाएगा और मम्मी जी बाहर भी घुमाएंगी। वाह आज तो चमत्कार हो गया, तुमने खुद माँ को अपने घर चलने के लिए बोला, वरना तुम तो क्या बेटा हैं? जरा खुलकर समझाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है हैं? अरे कुछ नहीं माँ जी। ये तो बस ऐसे ही। नहीं माँ, वो सोना हमेशा आपसे बचने के लिए। हाँ आप भी ना क्या बात करने लगे, चलिए ना चलते हैं, लेट हो रहा है। सभी सोना के घर पहुंचकर बातें करते हैं। अच्छा हुआ आप भी इसके साथ आ गई, आपसे मिले हुए बहुत महीने हो गए थे। अरे सोना बहू ने बोला तो मैं कैसे ना आती। माँ आपको पता है मम्मी जी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी बेटी सोना को आपके जैसा परिवार मिला। वैसे सच बताऊं, आप इतने गिफ्ट देती हैं, इतने तो हम बेटी वाले होकर भी नहीं देते जितना आप लड़के वाले होकर हमारे घर में भर रहे हैं। अरे माँ तू भी क्या बात लेकर बैठ गई? अरे देवी है मेरी सास देवी, मैं तो इनकी पूजा करती हूँ। बहू तो मेरी ऐसे ही तारीफ कर रही है। भला मैं इसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी जो हम सबका इतना ख्याल रखती है। चलिए खाना खा लेते हैं, खाना भी तैयार हो गया है। सोना जरा किचन में आकर मेरी मदद तो करना। हाँ माँ अभी आती हूँ। क्या हुआ सोना, आज तुम अपनी सास की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही? सास फिर एक दिन, बहू आज ना मेरी किटी है, तो तू ये पकड़ खाने की लिस्ट। सासू माँ क्या हार है आपके गले में, कहाँ से लिया? अरे 2 लाख का है, कल ही बनवाया। जाकर काम कर, ज्यादा सवाल मत कर। हाँ हाँ माँ जी सब टाइम पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्लीज इनको कुछ ना कहना। हाँ खैर किटी शुरू हो जाती है। अरे क्या हार है, किसका है? मेरा ही है, इन्होंने दिलाया था जब जिंदा थे, तो आज याद आ रही थी तो पहन लिया। अच्छा है, वैसे उस जमाने में इतना लेटेस्ट डिजाइन, ये तो अब का है ना? अरे ये तब ना विदेश से लाए थे। बहू सब सुन रही थी। सबके जाने के बाद सास बहन को फोन कर रही होती है, जिसे बहू सुन लेती है।
मैंने इस बार मिसेस शर्मा की किटी से हार ले लिया। अब देखती हूँ अगले महीने वर्मा की कमेटी से दे दूंगी। तभी मिसेस शर्मा आती है। अरे वो किटी के 2 लाख लेने आई हूँ मैं। बहू समझ जाती है कि सास पैसों की हेरा फेरी कर रही है। क्या हुआ बहू, क्या टुकुर टुकुर देख रही है? माँ जी वाह, क्या बात है, किसी की किटी के पैसे खाकर आपने हार बना लिया। अब ये बात आपके बेटे को पता चलेगी तो कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा ना करना, वो तो किटी में दिखावे के लिए खरीदा था मैंने। कुछ दिनों बाद सोना और उसकी सास पड़ोस की किसी पार्टी में जाती है। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, एकदम सर्वगुण संपन्न। बड़े किस्मत वालों को ही मिलती है ऐसी बहू। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरी बहू लाखों में एक है। क्यों बात है, जिस बहू को तू सारा दिन ताने देती रहती थी उसकी तारीफ सब ठीक तो है ना? सास क्या बोले कि कौन सी चाबी उसकी बहू के हाथ लग गई है। खैर कुछ दिन बाद, सासू माँ, मेरी सहेली आ रही है खाने पर, तो हाँ हाँ बहू, इसकी पसंदीदा मेरे हाथ की दाल मखनी बना दूंगी बेटा। क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्वर्ग में रह रहा हूँ। नहीं तो ऐसा कहाँ होता है, इस दुनिया में ये तो संभव ही नहीं कि सास बहू ऐसे मिलकर रहे जैसे कि माँ बेटी। वो तो बेटा कभी कभी लड़ाई हो जाती है सास बहू में, लेकिन तू ये समझ ले कि तेरे घर में क्लेश कभी नहीं होगा। क्योंकि अब मेरी चाबी माँ जी के पास और माँ जी की चाबी मेरे पास है।